हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोरल रीफ्स और ये टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। जितनी भी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट कोरल रीफ्स वो सभी आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगी। आपको और कोई सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे होंगे इसमें आपको काफ़ी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। इसी को कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, काफ़ी कलरफुल ये स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, रीफ का मतलब क्या होता है? रीफ को हिंदी में बोलते हैं चट्टान, और वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको अंडर ओशियन देखने को मिलता है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ और भी इमेजेस में आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सेकेंड इमेज है यहाँ पे आपको सनलाइट दिख रही होगी ऊपर। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो सनलाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोरल रीफ्स के लिए। और काफ़ी जो कोरल रीफ्स होती हैं वो शैलो वाटर में मिलती हैं। नंबर वन, देखिए ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें आप काफ़ी फिशेस देख पा रहे होंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा इन इमेजेस से। अब देखिए, काफ़ी कलरफुल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो कोरल रीफ होती है इसमें सिंगल स्पीसी नहीं होते हैं, बल्कि दो स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। नंबर वन इज कोरल पॉलिप, जो कि एक एनिमल होता है, एक लिविंग एनिमल होता है। एंड नंबर टू इज जूजेंथली एल्गी, जो कि एक प्लांट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब ये क्या होता है हम इसको समझेंगे। देखिए, जहाँ तक कलर की बात है ना, तो जो कोरल जो एनिमल है वो तो क्लियर होता है, वाइट कलर का होता है। लेकिन ये जो कलर आता है ये आता है एल्गी से, जो कि एक जूजेंथली एल्गी है। वो कलर प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर को। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो कोरल्स हैं वो तो क्लियर होते हैं, वाइट होते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल कलर है ये आता है प्लांट से, और उसको क्या बोलते हैं? जूजेंथली एल्गी। अब देखिए, बात आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस रिलेशनशिप में जो दो स्पीसीज शामिल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तो कोरल है और एक क्या है? एल्गी है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरल किस तरह से एल्गी को सपोर्ट करता है। देखिए, एल्गी एक प्लांट है और इस प्लांट को फूड प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए उसको थोड़ी हाइट की ज़रूरत होगी। अब देखिए, ये जो एल्गी है ये ओशियन फ्लोर पे डेवलप ना होके, वहाँ पे न रह के, ये क्या करेगा? कोरल के ऊपर रहता है। और ये जो कोरल है ये नियर ओशियन सरफेस होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एल्गी है उसको हाइट मिल जाएगी। ठीक है, हाइट मिल जाएगी, इट मीन्स अब उसको एडिकेट सनलाइट भी मिलेगा और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और अपना फूड वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो जाएगा कि किस तरह से जो कोरल है वो हेल्प करता है एल्गी की। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है। ये जो कोरल है ये एक एनिमल है। एनिमल है तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, और ये CO2 चाहिए होगी एल्गी को किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो एक डायमेंशन हमने देख ली कि किस तरह से कोरल हेल्प करता है। अब ये एल्गी किस तरह से हेल्प करता है? देखिए, एल्गी फूड प्रोड्यूस कर रहा है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेगा, और ये न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है? जो कोरल पॉलिप है, जो एनिमल है, वो इसको लेगा। और इससे क्या फ़ायदा होता है? जो उसका स्केलेटन है वो बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जो लाइमस्टोन का स्केलेटन है वो बनने में हेल्प होती है। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोरल क्या है। कोरल पॉलिप मतलब इंडिविजुअल जो एनिमल है उसको बोला जाएगा पॉलिप। तो कोरल पॉलिप क्या है, जूजेंथली एल्गी क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे। इनके बीच में किस तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एंड
किस तरह से कलर आता है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये कोरल पॉलिप की है, एंड ये सेकंड जो इमेज है ये भी इसी की है, एंड ये जो थर्ड इमेज है ये किसकी है, एल्गी की है, जो कि कलर प्रोवाइड करता है कोरल रीफ को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से रीफ वगैरह बनती है। देखिए, रीफ का मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। ठीक है, किस तरह से चट्टान आपको देखने को मिलती है, एंड ये जो चट्टानें होती है, जो रीफ होती है, ये फर्दर डेवलप होते होते आइलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, बेसिकली वो कोरल आइलैंड ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक शानदार एग्जाम्पल है। अब देखिए, रीफ बिल्डिंग एक्टिविटीज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कोरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड कोरल और एक होता है सॉफ्ट कोरल। अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि हार्ड कोरल कौन सा होगा, जिनका जो स्केल्टन है, जो लाइम स्टोन स्केल्टन है, वो काफ़ी हार्ड होता है। एंड इनके साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि जो हार्ड कोरल्स हैं वही रीफ बनाते हैं, सॉफ्ट कोरल रीफ नहीं बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये जो हार्ड कोरल्स होते हैं इनका स्केलेटन काफ़ी हार्ड होता है और इसी से रॉक टाइप स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए, इसके अलावा जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो रिजिड स्केलेटन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका मतलब वो रीफ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कोरल इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं, लेकिन बस हाँ ये बात है कि वो रीफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट कोरल एंड हार्ड कोरल क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए, रीफ किस तरह से बनती है। देखिए, रीफ कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, लेबर कौन है, वो होती है पॉलिप, कोरल पॉलिप, जो कि इंडिविजुअल एनिमल है उसको कहा जाएगा पॉलिप, और वही रीफ बिल्डिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए, ये जो पॉलिप हैं ये इनमें ग्रोथ होती है, फिर इनकी डेथ भी होती है। जब इनकी डेथ होती है तो इनका जो लाइमस्टोन स्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होता है, ये पीछे छूट जाता है और फिर उसको फर्दर कॉलोनाइज किया जाता है। जो नए पॉलिप्स आएंगे वो उसको कॉलोनाइज कर लेते हैं और इस तरह से लेयर बाय लेयर जो है ये कोरल रीफ जो है वो बनती है। ठीक है, तो इस तरह से कोरल रीफ का कंस्ट्रक्शन होता है। एंड फिर ये जो कोरल रीफ है ये कन्वर्ट भी हो सकती है आइलैंड में, और इसका काफ़ी शानदार एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको समझाने की। अब देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने है, तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है, मतलब ये डीप वाटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक क्या बात की थी कि भाई शैलो डेप्थ पे बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डीप वाटर में भी कोरल रीफ्स देखने को मिल सकती है, और यही पर्पज है इस डायग्राम को यहाँ पे बताने का। क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि जो कोरल रीफ्स हैं वो केवल और केवल शैलो डेप्थ पे ही मिलती हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। आपको डीप वाटर में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, जो कोरल रीफ्स होती हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मरीन स्पीसीज को ये सपोर्ट करती हैं। देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो ओशियन सरफेस का केवल 0.1% एरिया है जो कोरल रीफ्स जो हैं ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन अगर हम देखें डाइवर्सिटी के हिसाब से तो 25% ऑफ मरीन स्पीसीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, और देखिए मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कोरल रीफ्स के ऊपर तो आप इस स्टेटमेंट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है जो आपके काफ़ी हेल्प करेगी आपको।
अब देखिए बात आती है कि किस डेप्थ पे ये मिलती हैं, तो मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि यूजुअली जो शैलो एरियाज होते हैं जहाँ पे सनलाइट आराम से पहुँच जाती है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये डेवलप होते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो डीपर एरियाज होंगे वहाँ पे ये आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, यूजुअली 150 फीट अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर तक के एरिया में ये काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए किस ओशियन में ये मिलेगी। देखिए जनरली जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ के शेलो वाटर में मिलते हैं, लेकिन बाकी ओशियंस में भी ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि क्वेश्चन क्या आएगा, वहाँ पे ओनली इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, तो इनसे आपको बचना होगा। ठीक है, तो जहाँ तक डेप्थ की बात है तो डीप वाटर में भी मिल सकती हैं। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो देखिए डेप्थ में टेम्परेचर ज़्यादा काफ़ी कम होता है, तो जो कोल्ड वाटर होगा वहाँ पर भी ये रीफ्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली पढ़ने होंगे कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे होगी, यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, जो शेलो एरियाज होते हैं, जो वार्मर एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एरियाज में नहीं मिलते हैं, वहाँ पर भी मिलते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इनके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें और आती है। नंबर वन इज प्रीशियस कोरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीशियस कोरल्स, एंड नंबर टू इज रेड कोरल्स। अब देखिए ये जो कोरल्स होते हैं ना, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है अबाउट प्रीशियस कोरल्स या फिर रेड कोरल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ रेड कोरल। अब देखिए ये नॉन रीफ बिल्डिंग स्पीसीज होती है, नंबर वन पॉइंट ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो प्रीशियस कोरल्स हैं ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेंगी। जो रेड कोरल्स है ये कहाँ पे, जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड देखिए इनका कलर पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और इसीलिए इनको रेड कोरल्स या फिर प्रीशियस कोरल के नाम से जाना जाता है, और इनका यूज होता है ज्वेलरी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी अबाउट प्रीशियस कोरल्स एंड रेड कोरल्स के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए हमने देखा था कि शैलो डेप्थ होनी चाहिए, वार्मर एरिया होना चाहिए, तो वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीप ओशियन में या फिर कोल्ड वाटर में आपको कोरल्स नहीं देखने को मिलेंगे। इवन एक यूएनईपी की स्टडी है वो ये बोलती है कि देर आर मोर कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड देन ट्रॉपिकल रीफ्स। लेकिन इशू क्या होता है ना कि ज़्यादा उनको स्टडी नहीं किया गया, तो ज़्यादा उनके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल रीफ इज द रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के पास आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा कोल्ड वाटर रीफ के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस कौन सी होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जब हम कोरल रीफ की बात करते हैं तो इनके सर्वाइवल के लिए हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर एनवायरनमेंट में क्विक चेंजेस होते हैं तो वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं कोरल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये एक बिगेस्ट थ्रेट है कोरल रीफ्स के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि भाई इनके सर्वाइवल के लिए आइडियल कंडीशंस कौन सी है। तो नंबर वन आता है टेम्परेचर। देखिए जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का, और इसीलिए हम कहते हैं कि वार्मर टेम्परेचर होना चाहिए, वो इनकी ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी नैरो रेंज है, इसीलिए हम बात करते हैं कि अगर क्विक चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, एनवायरनमेंट में, तो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है रीफ की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए एंड 35 प्लस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो कोरल रीफ्स हैं उनकी ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो विंडो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए सलाइन वाटर होना चाहिए, नंबर वन। सेडिमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेडिमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, सलाइन कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक डेप्थ की बात है तो शैलो डेप्थ होनी चाहिए, मीन्स 50 मीटर या फिर 150 फीट के आसपास तक की डेप्थ होनी चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोल्ड करंट होती हैं। तो देखिए कोल्ड करंट होंगी तो वहाँ पे अपवेलिंग होगी तो टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। तो उन एरिया में आपको कोरल रीफ का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे कोरल रीफ्स जनरली एब्सेंट होती है। देखिए जनरली, तो स्टेटमेंट क्या पूछा गया है वो एक बार देखिएगा, ठीक है। जनरली मतलब मिल भी सकती हैं लेकिन इन जनरल वो एब्सेंट होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं कॉन्टिनेंट के, जहाँ पे इन जनरल कोल्ड करंट आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इस वजह से जो कोरल रीफ है वहाँ पे फ्लोरिश नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जहाँ पे वार्म करंट्स होंगी वो कोल्ड एरियाज, जहाँ पे वार्म करंट्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, तो वहाँ पे कंडीशंस सूटेबल होती हैं कोल्ड रीफ के डेवलपमेंट के लिए। तो इवन जो कोल्डर एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे वार्म करंट्स हैं तो वहाँ पर भी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि हर जगह ये मिल सकती हैं, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल कंडीशन है वो कहाँ पर है, जो हमारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे बेस्ट कंडीशन इनको मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देन दे सर्वाइव बेस्ट इन मूविंग ओशियन वाटर। ओशियन वाटर मूविंग होना चाहिए, जैसे कि टाइड्स वगैरह हो गए, वेव्स वगैरह हो गई। तो उसमें क्या होगा, नंबर वन, इनको एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, और इससे क्या होगा, जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और वो असेंशियल है कोरल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो मूविंग वाटर होता है वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इनके सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा देखिए ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मूविंग ओशियन वाटर होता है, तो देखिए इसी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोरल्स ग्रो रैपिडली ऑन सी सीवर्ड साइड। देखिए मान लीजिए ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, और इसके यहाँ पे आपको कोरल रीफ वगैरह ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ सीवर्ड साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूविंग वाटर होता है, टाइड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वेव्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड वाटर इनको मिलता है, प्लैंक्टन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। इसके अलावा देखिए एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दे प्ले अ क्रूशियल role in helping the coral reef system by acting as filters and providing प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैंग्रोव्स किस तरह से हेल्प करते हैं। तो अगर सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गए, ठीक है, तो वो एज ए बैरियर एक्ट करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंग्रोव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है मैंग्रोव्स के ऊपर मेंस में भी, तो आप उनको लिंक कर सकते हो कोरल रीफ के साथ, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी क्या करता है, फंक्शंस पूछ लेगा, 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछा जाएगा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कोरल्स के, तो ये आपको याद रखने होंगे। देखिए मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी तो उसमें काफ़ी रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली थी। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ह्यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। नंबर 2, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करता है। ऑब्वियसली बात है, हमने काफ़ी डिटेल में पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था। इसके अलावा देखिए जो कोस्टल इरोजन वगैरह होता है, स्टॉर्म सर्ज वगैरह होती है, तो उनके अगेंस्ट एज अ बैरियर ये एक्ट करता है, क्योंकि चट्टान की तरह है तो एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा देखिए लाइमस्टोन इनका स्केलेटन होता है, तो लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है कौन, कोरल रीफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन प्रोवाइड सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, मैंग्रोव्स के लिए, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो जाए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए उसको की इंडिकेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। अगर कोरल की हेल्थ अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये फंक्शंस होते हैं कोरल के।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनका यूजेस, कि इनका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या इनके बेनिफिट है। तो देखिए हमने बात की थी रेड कोरल्स की, तो वो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ज्वेलरी में इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ सकता है और लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार ज्वेलरी में कैसे इनका यूज होगा। तो फोटो आपके सामने है, इनका यूज हो सकता है ज्वेलरी में। इसके अलावा देखिए कोरल ब्लॉक्स हैं, चट्टान रीफ की तरह काम करते हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इनका यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में उसका यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल पर्पज में भी इनका यूज होता है। देन देखिए काफ़ी कलरफुल स्पीसीज हैं, तो टूरिज्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो रिवेन्यू जनरेशन आपको मिलेगा, तो ये भी इनका एक बेनिफिट है। इसके अलावा देखिए इस वाले इकोसिस्टम में आपको काफ़ी फिशेस देखने को मिलेंगी, तो जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड करती है कोरल रीफ के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके यूजेस और बेनिफिट जो आपको पता होने चाहिए, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक टॉपिक आता है थ्रेट्स, कि कोरल जो इकोसिस्टम है इसमें क्या थ्रेट्स हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो थ्रेट है वो ये है कि ओवर फिशिंग या फिर डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स, जैसे कि हो गया बॉटम ट्रोलिंग वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये जो रीफ्स होती हैं इनको नुकसान पहुंचता है। फिशिंग विद डायनामाइट या फिर साइनाइड, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे काफ़ी हार्म होता है कोरल रीफ्स को। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी कि ओवर फिशिंग हो गया या फिर डिस्ट्रक्टिव जो फिशिंग मेथड्स हो गए, ये हार्मफुल हैं और इनसे थ्रेट होता है कोरल रीफ सिस्टम को। इसके अलावा देखिए अगर जो टूरिज्म है वो अनरेगुलेटेड है, वो भी एक तरह का थ्रेट होगा, पोल्यूशन वगैरह हो सकता है। कोस्टल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मान लो कि कोई पाइपलाइन वगैरह डल रही है, ठीक है, ऑयल स्पिलेज वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थ्रेट होती हैं कोरल्स के लिए। देन पोल्यूशन, देखिए नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, अगर वो पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा, एल्गी उसमें ओवरग्रोथ होती है, तो वो एक तरह का थ्रेट होता है कोरल इकोसिस्टम के लिए। तो पोल्यूशन हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट हो गया, फिशिंग मेथड्स वगैरह हो गए, तो ये सब थ्रेट होते हैं कोरल इकोसिस्टम के लिए। इसके अलावा देखिए हमने कहा था कि जो कोरल इकोसिस्टम होता है वो बेस्ट डेवलप होता है जहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेडिमेंटेशन बढ़ गया है, ठीक है, किस तरह से बढ़ता है, मान लो साइक्लोन वगैरह आ गया, सुनामी वगैरह आ गई, तो वो एक तरह से थ्रेट होता है इस इकोसिस्टम पे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि मान लो फ्लडिंग वगैरह हो गई, ये सब वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर कुछ कोरल डिजीज वगैरह हो गई, तो वो भी एक तरह का थ्रेट होता है इनकी ग्रोथ के लिए। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्रेट है जो हमको स्टडी करना है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कोरल ब्लीचिंग। और उसका रीजन क्या है, मेनली टेम्परेचर में चेंज की वजह से, तो क्लाइमेट चेंज उसका एक रीजन है। कोरल ब्लीचिंग उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओशियन एसिडिफिकेशन, ये आपने पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल में, और इसमें क्या होता है कि जो ओशियन की पीएच है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है कि जो उनका स्केलेटन है वो सोल्यूबल होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओशियन एसिडिफिकेशन, और इससे निगेटिव इफेक्ट होता है कोरल्स की ग्रोथ पे। तो ये डिफरेंट थ्रेट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब देखिए ये जो इमेज आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोरल पॉलिप हैं इनका वाइट कलर आपको दिख रहा है, कलरफुल ये नहीं दिख रहे हैं, मतलब जो इनका कलर है वो जा चुका है, और इसी से आप समझ जाएंगे कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। मैं आपको और इमेज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी आपको कलरफुल कोरल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है कोरल ब्लीचिंग का। यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको वाइट कलर दिख रहा है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है। तो देखिए ये जो पोजीशन है ये क्या है कि स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, ब्लीचिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बगल में जो आपको ब्लैक दिख रहा है मतलब ये जो कोरल है इनकी डेथ हो चुकी है। इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। ठीक है, देखिए ये एक इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे आपको कलरफुल कोरल दिख रहा होगा, इसका मतलब बहुत ही हेल्दी सिचुएशन है। जो सेकेंड इमेज है तो देखिए कलर वाइट आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो थर्ड इमेज है वहां पे आपको एकदम ब्लैक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे, मतलब कोरल की डेथ हो गई है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि कोरल ब्लीचिंग का
मतलब क्या है कि जो कलर है वो कलर खत्म हो रहा है, और कलर किससे आता है? एल्गी से आता है। इसका मतलब एल्गी खत्म हो रही है, ऑब्वियस ही बात है ना। देखिए कलर कहाँ से आ रहा है? कलर आता है एल्गी से, जो कि एक प्लांट है, और वो प्लांट अगर अलग हो जाए, ठीक है, वो खत्म हो जाए, इसका मतलब जो कलर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हमको यहाँ पे समझनी है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है, कि जो कलर है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेज आपको देखने को मिल रही होंगी। नंबर 1 इज हेल्दी कोरल, ठीक है, हेल्दी कोरल, तो यहाँ तो सब कुछ सही होगा, कोई इशू नहीं होगा, आपको कलर दिखेगा। अब सेकंड सिचुएशन क्या है? स्ट्रेस्ड कोरल, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो डेवलप होने लगता है, और ऐसा कब होता है? जब जो एल्गी है वो कोरल को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इसको कहा जाएगा स्ट्रेस्ड कोरल। फिर थर्ड आपको जो इमेज दिख रही है उसमें क्या है? ब्लीच्ड कोरल, मतलब कोरल इज लेफ्ट ब्लीच्ड एंड वल्नरेबल, मतलब जितने भी जो एल्गी हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। देखिए जब हम ब्लीचिंग की बात करते हैं, मतलब जो कलर है वो आपका जा रहा है, उसमें आपको कमी देखने को मिल रही होगी, इसको कहा जाएगा कोरल ब्लीचिंग। और ये कब होता है? जब जो जूजेंटली एल्गी है उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। या फिर जो जूजेंटली एल्गी है उसमें कुछ पिगमेंट्स होंगे जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, या तो उन पिगमेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। या तो एल्गी की डेंसिटी कम हो रही है, या फिर जो पिगमेंट है उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने होंगे, क्वेश्चन आ सकता है। जनरली लोगों को केवल यही पता होगा कि डेंसिटी कम हो गई, इसके अलावा भी एक चीज और होती है, वो क्या है कि पिगमेंट की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तब भी आप उसको कहेंगे कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए जब हम कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में जनरली जो जूजेंटली एल्गी होते हैं वो 60 to 90% अपनी डेंसिटी को खो देते हैं, नंबर 1। दूसरा क्या होता है? ईच जूजेंटली मे लूज 50 to 80% ऑफ देयर पिगमेंट्स। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, किस वजह से होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्लाइमेट में चेंज हो सकता है, पॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उस स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल की डेथ हो ही जाएगी, बीच में रिकवरी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेस कितना है, कितना सीवियर है, ठीक है। अगर ये विद टाइम डिक्रीज हो रहा है तो फिर से रिकवरी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि कोरल की डेथ हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो फिर से रिकवरी हो सकती है, विद इन फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ रिकवरी हो सकती है, अगर ये जो स्ट्रेस कॉजिंग कंडीशंस हैं ये कम हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि किस तरह से कोरल ब्लीचिंग वगैरह होती है। अब देखिए जहाँ तक कोरल ब्लीचिंग की बात है तो ये जो 2015-16 वाला जो टाइम था, इसमें थर्ड ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 पहले हो चुके हैं, और वो कब हुए थे? 98 में एंड 2010 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो थर्ड वन है ये अभी चल रहा है, और ये सबसे ज़्यादा सीवियर इवेंट है कोरल ब्लीचिंग वाला, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। तो देखिए नंबर 1 और जो मेजर कोज है वो क्या है? टेम्परेचर, तापमान। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा है कोरल्स को, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग वगैरह हो सकती है और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। अब देखिए हमने बात की थी कि ग्रोथ कंडीशन क्या है कोरल की, तो काफ़ी नेरो टेम्परेचर का मार्जिन है जो उनके लिए सूटेबल होता है ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाए या काफ़ी कम हो जाए तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए इसमें आपको ये चीज़ देखना होगा कि ब्लीचिंग इज मच मोर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम एलिवेटेड सी वाटर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सिचुएशन काफ़ी डेंजरस होती है एज कंपेयर टू अगर
टेम्परेचर कम होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज है टेम्परेचर। इसके अलावा आता है सोलर रेडिएशन, जैसे कि मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वगैरह हो गई, तो ये भी एक तरह का थ्रेट होता है कोरल्स के लिए, और कोरल ब्लीचिंग इससे स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सब एरियल एक्सपोजर, अगर मान लीजिए कोरल रीफ का एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, अगर वो सी सरफेस से बाहर आ जाता है, तो वो भी एक तरह का थ्रेट है, क्योंकि कोरल को सर्वाइवल के लिए ओशियन वाटर बहुत जरूरी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, देखिए सॉल्टी वाटर होना चाहिए, सलाइन कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर फ्रेश वाटर आ रहा है, जैसे कि मान लो कोई रिवर का वाटर आ रहा है, तो वो भी एक तरह का थ्रेट होता है कोरल इकोसिस्टम के लिए। देन पॉल्यूशन या फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट वगैरह हो गए, अमोनिया हो गया, तो इससे क्या होगा, जो एल्गी होता है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये भी एक कारण होता है कोरल ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है स्नोफ्लेक कोरल, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में था। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो स्नोफ्लेक कोरल है, इसके बारे में आपको क्या जानना है? ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जो कहाँ पे मिली है? तिरुवनंतपुरम एंड कन्याकुमारी के पास में साइंटिस्ट को मिली है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली स्नोफ्लेक कोरल वॉज इन न्यूज, इट वॉज रिलेटेड टू, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक इन्वेजिव स्पीसीज है, और जो मरीन इकोसिस्टम है उसके लिए थ्रेट है, और इसका नाम क्या है? कैरिजोवा रिसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्नोफ्लेक कोरल है, दे आर नोन टू कॉज अ सीरियस थ्रेट टू द मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, और उसके काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, 2001 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि ये जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 60% ऑफ ब्लैक कोरल ट्रीज उनको किल कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो इन्वेजिव स्पीसी हैं, ये थ्रेट हैं मरीन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा तो काफ़ी है, इतना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? ग्लोबल कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देखिए, ये आपके सामने है। अगर हम देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहीं पे जनरली हमको कोरल रीफ्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एरियाज में नहीं मिलती है, वहाँ पर भी मिल सकती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड देखिए, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे जनरली आपको नहीं दिख रही हैं, हालांकि कुछ कुछ है यहाँ पे, इसीलिए वर्ड यूज़ किया है जनरल। तो क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर कोरल रीफ्स आपको देखने को मिल रही हैं। एंड ये जो अपना इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये है ग्लोबल कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, ये भी वही सेम ही डायग्राम है। देखिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे कि रेड सी हो गया। देखिए, रेड सी, ये चीज़ याद रखना, इंडियन ओशियन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, तो इसमें 92% ऑफ टोटल कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब 8% अभी और भी बाकी है, जो बाकी एरियाज में मिलेंगी। अब देखिए, इसमें भी जो सबसे प्रोमिनेंट कोरल रीफ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ पे अराउंड 32% है। जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे अराउंड 41% है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एटलांटिक कैरेबियन जो कोरल रीफ है, वहाँ पे अराउंड 7.5% आपको मिलेगा। देखिए, और ये जो इमेज थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर भी कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कोरल एग्जिस्ट बोथ इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स। शैलो वाटर रीफ्स फॉर्म ओनली इन ए जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखिए, ये जो एरिया है 30 डिग्री वाला, तो यहीं पे आपको शैलो वाटर रीफ्स देखने को मिलती हैं, और वहीं पे आपको ये जो येलो मार्किंग है आपको सबसे ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, तो कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे कि पर्शियन गल्फ में जो रीफ मिलती हैं। देखिए, वहाँ पे कुछ अलग रीफ हमको मिलती हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। जैसे कि विंटर में 13 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको वो चीज़ मिल जाती है, एंड समर्स में 38 पे भी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा।
ये जो पर्शियन गल्फ वाला है, जो रेड सी वाला एरिया है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले एरिया की बात हो रही है। और यहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया हैज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे याद है 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, और वो इसी टॉपिक से पूछा गया था जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस एरिया की हम बात करें साउथ एशिया की, तो इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, चेगोस वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम कोरल रीफ्स हमको देखने को मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लार्जेस्ट एग्रीगेशन है कोरल रीफ्स का। इसको हम काफ़ी डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलेगी, तो ये 5 लोकेशन है, ठीक है। ये 4 लोकेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे मिलेंगी। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे हमको मिलेंगी। लक्षद्वीप में हमको मिलेंगी। देन गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर भी हमको मिलेंगी। इसके अलावा देखिए कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पे मालवन, जो कि गोवा में है, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस को पाया गया है। तो ठीक है, तो ये देखिए 4 और 5, ये 4 और 5 लोकेशन है जहाँ पे कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे मालवन गोवा इसको भी बताया गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि मालवन गोवा अगर ऑप्शन आता है तो आपको टिक मारना है कि हाँ वहाँ पर भी मिलती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, ड्यू टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन फ्यू यहाँ पे मिलती हैं। पाक बे हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, मालवन यहाँ पे मिलेंगी। एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लक्षद्वीप रीफ है ना, वो एक अटोल का एग्जाम्पल है। अटोल ये क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा जितने भी हैं वो फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लक्षद्वीप में आपको अटोल देखने को मिलते हैं, जबकि जो बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे आपको फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए कोरल रीफ को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, वो आपके सामने है। नंबर 1 इज फ्रिंजिंग रीफ, आपके सामने है। नंबर 2 है बैरियर रीफ, और नंबर 3 है अटोल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जीसी लियोंग जो अपनी बुक है ज्योग्राफी की, उसमें काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो 3 टाइप की हैं, इसको समझने के लिए आपको जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का क्या नाम है, सब्सिडेंस थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने इन तीनों ही रीफ को एक्सप्लेन किया था। देखिए जो चार्ल्स डार्विन है, उनका ये कहना था कि शुरुआत होती है फ्रिंजिंग रीफ से, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोई आइलैंड है, या फिर हो सकता है कोई एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, उससे भी इसकी शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत होती है, जो फ्रिंजिंग रीफ होता है उससे शुरुआत होती है। अब देखिए क्योंकि सब्सिडेंस होता है, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डाउन रैपिंग देखने को मिलती है, और इससे होता क्या है कि सब्सिडेंस आपको देखने को मिलता है। तो जब सब्सिडेंस होता है, देखिए ये जो आइलैंड है, ये अब इसमें सब्सिडेंस होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। देखिए ये जो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से जो आइलैंड है ये सबसाइड हो रहा है। और देखिए इसके बगल में यहाँ पे कोरल एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। अब जब ये आइलैंड सबसाइड होता है तो उस पेस को मैच करने के लिए ये जो रीफ एक्टिविटी ये बढ़ जाती है, और ये आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया है, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए जब आइलैंड सबसाइड हो रहा है और रीफ ऊपर जा रही है, तो उनके बीच में गैप बन जाता है और वहाँ पे वाटर आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लगून, ठीक है, लगून। इसको हम काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत होती है फ्रिंजिंग रीफ से,
जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है फ्रिंजिंग रीफ का। इसके बाद बनती है बैरियर रीफ, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। एक तरह का देखिए बैरियर बन जाएगा, ठीक है, एक डिसकंटिन्यूअस रिंग होती है। और थर्ड जो पोजीशन है वो क्या है, अटोल की है, मतलब एक लगून आपको ऊपर दिखेगा, तो ये हो जाएगा अटोल, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी थी, सब्सिडेंस थ्योरी, उसके थ्रू आप फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल, इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ, ये जनरली लैंड के काफ़ी क्लोज होती है, शैलो लगून होगा, और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लैंड के काफ़ी पास में होगी और शैलो लगून होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये शैलो यहाँ पे लगून है, और इस एग्जाम्पल में भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। और देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ है ये मोस्ट कॉमनली फाउंड कोरल रीफ है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों में से सबसे कॉमनली कौन सी रीफ मिलती है, तो आंसर क्या होगा, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रीफ की तरफ, वो है बैरियर रीफ। देखिए बैरियर रीफ सेकंड स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज क्या है, फ्रिंजिंग, और सेकंड है बैरियर रीफ। और इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैरियर रीफ है एक तरह से, यहाँ पे ये लैंड है और ये बीच में लगून हो गया, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट रीफ अमंग द 3 कोरल रीफ्स। एक तरह की ब्रोकन इरेगुलर रिंग के फॉर्म में होता है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए ये जो रीफ होती है ये शोर के पैरेलल होती है, और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो शोर है ना, शोर के बाद लगून आ गया और उसके बाद ये रीफ है जो कि पैरेलल पोजीशन में है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब थर्ड वन आता है अटोल। देखिए अटोल में क्या हुआ, जो आइलैंड है वो पूरा सबमर्ज हो गया है, ऊपर आपको एक लगून दिखेगा। तो रीफ जो कि रफली सर्कुलर शेप में होती है एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल लगून जो काफ़ी डीप होता है, 80 to 150 मीटर्स तक का डीप हो सकता है, इसको कहा जाता है अटोल, ठीक है। और इसका ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था, जो लक्षद्वीप वाला एरिया है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइप्स के कोरल रीफ हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है, वहाँ पे मिलती हैं, अंडमान निकोबार में मिलती हैं। देखिए अंडमान निकोबार में ऑलमोस्ट सारी फ्रिंजिंग रीफ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मड डिपॉजिट देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की टोपोग्राफी इस तरह से है। अब देखिए दीज कोरल रीफ्स आर इन ए हाईली डिग्रेडेड कंडीशन, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मड डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देन लक्षद्वीप आइलैंड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, वो नोट क्या है कि अगर हम 4 मेजर रीफ एरिया देखें तो वहाँ पे किस एरिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जो अंडमान निकोबार है ये आपको पता है इसका ओरिजिन क्या है, जो अराकन माउंटेन्स है ये उसका एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार। और जो लक्षद्वीप है वो तो एक कोरल आइलैंड हो ही गया है। इसके बाद लक्षद्वीप, देन मन्नार एंड देन कच्छ। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देखिए ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है उसको इन डेंजर लिस्ट में शामिल किया जाए, ऐसा रिकमेंड किया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बाद में मना कर दिया, लेकिन उसकी वजह से न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उनके एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसको शामिल किया जाए इन डेंजर कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी प्लेस को इन डेंजर लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक तरह का सैंक्शन है, ठीक है।
पर्पस केवल यही है कि जो उस पर लोगों का अटेंशन ज़्यादा हो जाए ताकि उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और इन डेंजर लिस्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कोरल सी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये जो रीफ है ये देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है रीफ 2050। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है रीफ 2050। देखिए रीफ 2050 जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसका एक फ्रेमवर्क है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको मैनेज करना है बाय 2050। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि रीफ 2050 क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है टफ कोरल्स। ये भी न्यूज़ में था। देखिए इनको टफ कोरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी में ये बताया गया था कि जो कोरल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को विदस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ही इंप्रेसिव रॉक हार्ड स्केलेटन होता है। ठीक है, तो केवल आपको ये पता रखना है कि टफ कोरल्स का मतलब क्या है, मतलब वो क्लाइमेट चेंज को विदस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए अगला आता है इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट कोरल्स। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए और वो आपके सामने है, जैसे कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। इनकी डिटेल आपको पता करने की जरूरत नहीं है, केवल ये नाम आपको याद होने चाहिए। ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस हो गया। ठीक है, इस तरह से इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए आज का सबसे आखिरी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोरल ट्राइंगल। ठीक है, वो है कोरल ट्राइंगल। अब देखिए आप देख सकते हैं फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ये जो पूरा एरिया है इसको कहा जाता है कोरल ट्राइंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ओशियन एरिया की बात करें तो 1.5% एरिया यहाँ पे आता है, लेकिन 30% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कोरल रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए इनको बोलते हैं CT6 कंट्रीज, कोरल ट्राइंगल 6। ठीक है, CT6 कंट्रीज के नाम से इनको जाना जाता है। ये एशिया पैसिफिक के कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, तिमोर हो गया, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। और इसको प्रीलिम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसी के साथ ना ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।